coil galvanometer. Moving coil galvanometer. ऐसा है बेटे, मूविंग कॉयल जो गैल्वेनोमीटर है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉयल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उस पर एक टॉर्क लगती है। उसी प्रिंसिपल से मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर बनाया गया है। बेसिकली गैल्वेनोमीटर इज ए करंट सेंसर। ठीक है बेटा, गैल्वेनोमीटर क्या है? करंट सेंसिंग डिवाइस है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का काम सिर्फ इतना है कि वो करंट को सेंस करता है। इट जस्ट इज ए सेंसर फॉर करंट। ठीक है, अब देखिए बेटा कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। इसमें हमारे पास जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। कॉइल को हैंग कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, कॉइल को एक फास्फर ब्रॉन्ज की तार के साथ हैंग कर दिया जाता है, जिसका कि जो टॉर्शन कांस्टेंट है वो पता होता है हमें। बेसिकली ये जो तार है ये फास्फर ब्रॉन्ज की होती है, ये फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है, और इसके साथ ना यहाँ पे काउंटर लगा दिया जाता है। ये अपना काउंटर है, इसकी टर्निंग के इफेक्ट से ये नीडल टर्न होएगी और उसी हिसाब से आपके पास स्केल पर रीडिंग दिखाएगा ये गैल्वेनोमीटर। और वो गैल्वेनोमीटर कौन सी रीडिंग दिखाएगा? करंट की ही रीडिंग दिखाएगा। ठीक है बेटे, अब आप देखिए ये कॉइल पर टॉर्क लगेगी, आपको पता है वो टॉर्क कितनी है? एम बी इंटू साइन ऑफ एल्फा। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, ठीक है बेटे, that is placed in the magnetic field is mb sin alpha, where alpha is angle between m vector magnetic moment vector and magnetic field vector b vector। ठीक है बेटा, m और b के बीच में जो एंगल है that is alpha। ठीक है, alpha is the angle between m vector and b vector। ठीक है बेटे, अब आप देखिए टॉर्क इज इक्वल टू एम बी इंटू साइन ऑफ एल्फा। अब इस प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं। जैसे ही ये टॉर्क लगी कॉइल पर, वो ये जो वायर है, जो फास्फर ब्रॉन्ज की वायर है, ये इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट पैदा हो जाता है, ये भी ट्विस्ट हो जाती है, टर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है, ये भी ट्विस्ट हो जाती है। ये जो टॉर्क, फिर क्या होगा इसमें? जैसे ही आप अगर मान लीजिए इस कॉइल में करंट हटा देंगे, जो कॉइल में ट्विस्ट पैदा हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ दी करंट दैट इज फ्लोइंग। ठीक है बेटा, तो करंट की वजह से, ठीक है, जो करंट है उसकी वजह से टॉर्क जनरेट हुई है, क्योंकि अगर करंट ना आता कॉइल में तो टॉर्क जनरेट ना होती। तो बेटा टॉर्क जो है इसको लिख सकते हैं बीना साइन ऑफ एल्फा। टॉर्क को लिख सकते हैं बिकॉज मैंने एम की वैल्यू लिख दी। अब जैसे ही ये टॉर्क लगी, इसमें एक ट्विस्ट पैदा हुआ, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो गई। फास्फर ब्रॉन्ज में क्या, कौन सी टॉर्क पैदा होगी? रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है बेटा, फास्फर ब्रॉन्ज में रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो गई। ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या चाहती है? टू रिस्टोर दी कॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो उसको, कॉइल को ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करना चाहती है। लेट अस से दैट दी कपल the torsion constant is k, suppose the torsion constant is k, तो k थीटा जो अप्लाइड टॉर्क है, जो टॉर्क लगी, वो किसके बराबर हो जाएगी? टॉर्शन कांस्टेंट इनटू ट्विस्ट, बिकॉज वायर जो है वो ट्विस्ट हुई है ना बेटा। तो टॉर्शन कांस्टेंट जो रिस्टोरिंग टॉर्क है दैट इज इक्वल टू टॉर्शन कांस्टेंट के इनटू रिस्टोरिंग इनटू एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट इज थीटा। सो के थीटा इज इक्वल टू बीना साइन अल्फा। यहां से आप करंट की वैल्यू देखें तो k बाई एन बी ए साइन अल्फा इंटू थीटा, ये करंट हमने निकाल लिया। अब बेटा सबसे बड़ी बात, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है, कमी क्या है? इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे बड़ी कमी है कि ये जो साइन अल्फा है इसकी वैल्यू, क्योंकि
जितनी देर तक हम लोग अल्फा, देखिए बेटा ऐसा है कि टॉर्क अलग अलग लगेगी और अल्फा एंगल भी अलग अलग बनेगा, तो इसलिए ये साइन अल्फा हर बारी कैलकुलेट करना टीडियस है और गैल्वेनोमीटर से करंट को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। बेटे हमने अगर कोई गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक करंट सेंसर है, अगर करंट एक्सीड कर जाए अपनी लिमिट से तो गैल्वेनोमीटर एकदम से हमें सतर्क कर देता है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हमें बता देती है कि करंट हैज एक्सीडेड दी सेफ वैल्यू, और जो डिवाइस को करंट भेज रहे हो वो डैमेज हो सकती है, दैट डिवाइस कैन बी डैमेज्ड। ठीक है बेटा, डिवाइस की डैमेजिंग हो सकती है। तो उस चीज को जितनी देर में हम डिटेक्ट करेंगे, पहले हमें करंट को डिटेक्ट करने के लिए वी नीड साइन अल्फा, तो जितनी देर में हम लोग डिटेक्ट करेंगे उतनी देर में तो काम हो चुका होगा, जो हमारा अप्लायंस है वो डैमेज हो चुका होगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव ए अल्टरनेटिव। वो अल्टरनेटिव ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लैट फेस मैग्नेट्स हम लोग यूज करते हैं सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स। हम लोगों ने कौन से मैग्नेट्स यूज करने शुरू किए हुए हैं? वी आर यूजिंग सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स। और सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स की खासियत ये है दैट दे प्रोड्यूस रेडियल फील्ड्स। कैसी फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं? रेडियल फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और रेडियल फील्ड्स सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में एंगल 90 का हो जाता है। तो अल्फा 90 हो गया, साइन 90 कितना हो जाता है? 1। तो बेटा इस केस में जो I है वो कितना हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू व्हाट? I विल बी इक्वल टू व्हाट? K बाई NBA। देखो ये साइन 90 हो गया, 1 हो गया, क्योंकि अब हमने कैसे मैग्नेट्स यूज किए हैं? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और वो फील्ड हमेशा कॉइल के फेस के परपेंडिकुलर जाएगी, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट के हमेशा 90 डिग्री पे जाएगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट और फील्ड के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का। तो इसलिए ये वाला फैक्टर से हम छुटकारा पा लेंगे। तो I इज इक्वल टू K बाई NBA इंटू थीटा। यानी देखिए बेटा ये टॉर्शन कांस्टेंट है वायर का, ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और एरिया भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन थीटा। जो करंट I है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? इससे हमें ये पता चलता है दैट I इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं G इंटू थीटा। I is equal to G into theta. G is called what? Galvanometer constant. G is what? Galvanometer constant. ठीक है बेटा, G is galvanometer constant. तो I is equal to G into theta. So G is galvanometer constant. अब आप देखिए बेटा, theta by I is equal to 1 by G. The deflection per unit current is equal to 1 by G. 1 by G is nothing, it is what? NBA by K. NBA by K. इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। कौन सा गैल्वेनोमीटर अच्छा है? जो कि बहुत स्मॉल करंट पे बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन दे, तो वो गैल्वेनोमीटर अच्छा है, यानी कि करंट सेंसिटिव ज्यादा है। तो ये जो थीटा बाय आई फैक्टर है, इसको कहते हैं बेटा करंट सेंसिटिविटी। दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, ठीक है बेटे। तो जिसमें कि बहुत स्मॉल करंट पे बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन होती हो, ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम लोग कहते हैं करंट, बहुत अच्छा करंट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। उसकी करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाती है? हमेशा हाई हो जाती है। इन दैट केस द करंट सेंसिटिविटी इज हायर। ठीक है बेटे, ये प्रिंसिपल था किसका? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाउ इसी के साथ ये जो टॉपिक है हमारा, ये लगभग ओवर है। ठीक है बेटा, इसमें करंट सेंसिटिविटी मैंने आपके सामने डिफाइन की, थीटा बाय आई इज इक्वल टू NBA ओवर K। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा ओवर I इंटू R इज इक्वल टू NBA ओवर K इंटू R। ये क्या है?
थीटा बाई वी इज इक्वल टू एन बी ए ओवर के इंटू आर। ठीक है, ये है बेटा, इसको कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अगर ज़्यादा वोल्टेज सेंसिटिव है कोई चीज़ तो बहुत स्मॉल वोल्टेज चेंज पर बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन होगी, तो दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज इक्वल टू एन बी ए ओवर के आर। समझ में आया बेटा? नाउ ये हमारा इसी के साथ टॉपिक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। और इसी टॉपिक के साथ में जो एलाइड कट्ठा टॉपिक है दैट इज ऑफ मैग्नेटिज्म, वो मैं उसकी डिस्कशन अब आपके साथ स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटे, तो मैग्नेटिक करंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के साथ ही ये दोनों एक ही यूनिट में आते हैं, और आई विल बी कवरिंग मैग्नेटिज्म अलॉन्ग विद इट। स्टार्ट करेंगे बेटा मैग्नेटिज्म। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद magnetism. Now we will be starting with magnetism. अब देखें, बात करें मैग्नेटिज्म की। देखिए बेटा, मैग्नेट्स जो हैं वो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि कुछ सब्सटेंसेस को तो अट्रैक्ट करते हैं और कुछ सब्सटेंसेस को रिपेल करते हैं। There are certain substances which attract some substances and which repel some of the substances, and they are called magnetic materials. ठीक है बेटे, magnetic materials have the property, magnetic materials have the property of attracting some substances and repelling some other substances. ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के पास दो ही तरह की प्रॉपर्टीज हैं, एक तो अट्रैक्ट करने की, कुछ सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की, और कुछ सब्सटेंसेस को रिपेल करने की। ये मैग्नेटिक मटेरियल की खासियतें हैं। अब देखिए बेटा, कुछ मटेरियल्स देयर आर विच आर नेचुरली अकरिंग, जैसे लोडेस्टोन है। लोडेस्टोन एक नेचुरल मैग्नेट है, लोडेस्टोन की ओर होती है, and it is a naturally occurring magnet, देखिए बेटा, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये कैसे पैदा हुआ, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ, कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये किस वजह से पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। That how this magnetism effect comes in certain materials, why only in certain materials, why not in all the materials? ऐसा बेटे, हर एक मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितना दुनिया का मैटर है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। ठीक है बेटे, all matter is made up of atoms. ठीक है, और एटम्स में क्या खासियत है बेटे? एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है बेटे, अब सारे का सारा मैटर दुनिया का एटम से बना हुआ है, और एटम में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ऐसा होता है बेटे, कुछ मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि अगर तो पेयरिंग होगी तो बात अलग है। जैसे कि फर्स्ट शेल है किसी में, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों के स्पिन अलग अलग होंगे। इज इट क्लियर? तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स कैंसिल कर जाएंगे। लेकिन अगर कहीं एक इलेक्ट्रॉन है और वो आर रेडियस की ऑर्बिट में गोल घूम रहा है, ठीक है, इट इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी v, ठीक है, देन
बेटा it will constitute, it will have certain amount of magnetic moment. Now we can calculate this magnetic moment. आपको मैंने बताया था magnetic moment का फॉर्मूला, magnetic moment is equal to I into A. Magnetic moment is equal to I into A. Now बेटा electron is revolving in the circular orbit. ठीक है बेटा, तो electron is revolving in the circular orbit, it constitutes current. Now current flowing is charge flowing per unit time. तो बेटा देखिए I क्या हो जाएगा, E upon time period into A into A. अब आप देखिए बेटा T जो है टाइम पीरियड इज 2 पाई R बाई V, और जो एरिया है सर्कुलर ऑर्बिट का वो कितना है, पाई आर स्क्वायर. तो E बाई 2 पाई R बाई V इंटू बोलिए बेटा पाई आर स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, ई वी आर बाई 2. सो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इट कंस्टिट्यूट्स ए मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू ई वी आर बाई 2. ठीक है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट जो वो कंस्टिट्यूट करता है दैट इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2. अब आप देखिए ये मैग्नेटिक मोमेंट्स, अब ऐसा एक अगर आपने मैटर का सैंपल लिया है तो उसमें बहुत सारे एटम्स हैं और उन सबके पास क्या होगा, अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स भी होंगे. अब ये मोमेंट्स यदि मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन हो जाएं, एक ही डायरेक्शन में हो जाएं, देन दैट मटेरियल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. वो मटेरियल कैसा बिहेव करता है, वो लाइक ए मैग्नेट बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. अच्छा बेटा, इसी मैग्नेटिक मोमेंट को आई कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर एक्सप्रेशन. इसी को एक दूसरे एक्सप्रेशन में लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है. दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो देखिए बेटा मैग्नेटिक मोमेंट कैन आल्सो बी रिटन एज E टाइम्स mvr by 2 times m. So magnetic moment becomes EL by 2m. So magnetic moment becomes EL by 2m. So that is charge into angular momentum by twice of mass. ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. इज इट ओके बेटे? सो ये है this we have discussed about the magnetic moment. ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट्स यदि किसी सब्सटेंस में एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं तो वो क्या हो जाता है, दैट मटेरियल बिहेव्स एज ए मैग्नेट. दैट मटेरियल बिहेव्स एज ए मैग्नेट. नाउ देखो बेटा, मैग्नेट्स जो हैं वो हम लोग प्रिपेयर भी कर सकते हैं. देयर आर टेम्परेरी मैग्नेट्स, देयर आर परमानेंट मैग्नेट्स. परमानेंट मैग्नेट्स में बहुत समय तक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो रिटेन रहता है, बहुत समय तक मैग्नेटिक इफेक्ट रिटेन रहता है. ठीक है, और जो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं उनमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो जल्दी खत्म हो सकता है. ठीक है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट अगर आपने डिस्ट्रॉय करना हो, मैग्नेटिक इफेक्ट को अगर आपने गायब करना हो तो व्हाट इज द वे, वी कैन डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक इफेक्ट बाय हीटिंग और बाय हीटिंग दैट पर्टिकुलर मैग्नेटाइज्ड पीस. ठीक है, तो उस तरह से हम मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. वी कैन डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक इफेक्ट लाइक दैट आल्सो. अब देखिए मैग्नेट्स कई किस्म के हो सकते हैं. परमानेंट मैग्नेट्स की यदि बात करें तो मैग्नेट्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. अब क्या क्या टाइप्स कॉमन है हमारे पास, एक तो होता है राउंड मैग्नेट. ये तो है नो पोल मैग्नेट बेटे, टोराइड. आपको मैंने बताया था ये टोराइड जो होता है नो पोल मैग्नेट, मतलब जरूरी नहीं मैग्नेट के पोल्स हों. बेसिकली हम लोग कहते हैं कि मैग्नेट के पोल्स होते हैं. व्हाट आर मैग्नेटिक पोल्स? ऐसा है कि अगर हम किसी भी फ्री मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है. जो साइड, जो एंड मैग्नेट का नॉर्थ साइड को पॉइंट कर रहा है दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. जो एंड मैग्नेट का साउथ साइड को पॉइंट कर रहा है दैट इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ठीक है बेटे, तो अब देखिए ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ. दिस इज ए बार मैग्नेट और इसके ये दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ. ठीक है बेटा, अब ये भी हो सकता है,
ये सेमी सर्कुलर मैग्नेट है या यू शेप्ड मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ, दीज आर द टू अदर पोल्स। तो बेटा ये डिफरेंट शेप्स हमारे पास पॉसिबल हैं अलग अलग मैग्नेट्स की। नाउ देर आर two lengths that we describe for magnets. Now there are two lengths, one is called magnetic length and another is called actual length. ठीक है बेटा, magnets have two kinds of lengths. Magnets have two different lengths. ठीक है बेटा, दो अलग lengths. One is the magnetic length, one is the magnetic length and second is actual length. ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास एक मैंने पहले बार मैग्नेट लिया, ठीक है बेटा, तो बार मैग्नेट है, इसके दो एंड्स हैं तो यानी दो पोल्स हुए, तो एक पोल हो गया लेट्स से साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। ठीक है बेटे, अब एक्चुअल लेंथ क्या है, इस पूरी बार की जो लेंथ है दैट इज एक्चुअल लेंथ, ये लेंथ, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल लेंथ। और जो इन पोल्स के बीच की दूरी है इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है जी, इसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं और इसको एक्चुअल लेंथ कहते हैं। It has been found out experimentally that there is a relation between magnetic length and actual length. Magnetic length और actual length के बीच में relationship होता है। Now बेटा magnetic length is equal to 5/6 times the actual length. ठीक है बेटे, तो मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो 5/6 टाइम्स होती है एक्चुअल लेंथ के। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशनशिप है बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ। सपोज कोई आपको एक्चुअल लेंथ दे रहा है 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक लेंथ कितनी होगी, यानी पोल्स के बीच की लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। बेसिकली जो पोल्स के बीच की दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बेटा मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। और जो एक्चुअल लेंथ होती है वो बार मैग्नेट की सही लेंथ होती है। इज इट क्लियर? तो ये दो तरह की हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, मैग्नेटिक लेंथ और एक्चुअल लेंथ। अब मैं आपको जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज हमारे पास एक सेमी सर्कुलर मैग्नेट है जैसे ये, ठीक है बेटे, ये नाउ इसका रेडियस सपोज कीजिए r है, तो इसकी मैग्नेटिक लेंथ कितनी होगी, 2r, मैग्नेटिक लेंथ बिकम्स 2r। ठीक है बेटा, सो मैग्नेटिक लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू 2r। और जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, पाई आर। ठीक है बेटा, एक्चुअल लेंथ इज पाई आर। एक्चुअल लेंथ हुई ये टोटल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ हुई ये लेंथ, दैट इज 2r। ठीक है बेटे, ये हमारे पास दो तरह की लेंथ्स जो हमने डिस्कस की, दीज आर टू टाइप्स ऑफ लेंथ्स दैट वी आर हैविंग, एक है मैग्नेटिक लेंथ और एक है एक्चुअल लेंथ। नाउ हर एक जो मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली कोई भी मैग्नेट है इट इज ए डाइपोल बिकॉज देयर आर टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक हमेशा डाइपोल ही होता है। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए magnetic moment of a magnetic dipole that is we call a bar magnet। ठीक है, बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है और हम उसका क्या निकालना चाहते हैं, we wish to calculate the magnetic moment। तो देखिए बेटा, अगर मेरे पास ये बार मैग्नेट है, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है बेटे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट
is always from south to north, from south to north। ठीक है बेटे, तो साउथ से लेके नॉर्थ तक होता है। नाउ जो ये पोल्स हैं इनकी पोल स्ट्रेंथ m होती है। ठीक है बेटे, पोल स्ट्रेंथ m होती है। मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इज पोल स्ट्रेंथ टाइम्स द लेंथ इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ टाइम द लेंथ। और डायरेक्शन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, जो पोल स्ट्रेंथ की जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, अब देखिए ये इनके बीच में लेट्स से द डिस्टेंस इज 2l, तो मैग्नेटिक मोमेंट m is equal to pole strength into length. M is equal to pole strength into length. It is a vector quantity and it is from south to north. ठीक है, it is a vector quantity and it is from south to north. अब ये इसमें एक बात ध्यान रखिए, जो पोल स्ट्रेंथ है उसकी यूनिट्स क्या होंगी वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, इसकी यूनिट्स हैं ईया यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, और पोल स्ट्रेंथ को की यूनिट्स हमने निकालनी है यानी पोल स्ट्रेंथ ये यूनिट्स। ठीक है जी, और ये क्या है? मीटर। तो एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। अब आप देखिए नाउ बेटा देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करते हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट्स मैंने आपको बता दी। ऐसा है, पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंडेंट होती है अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो पोल स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों पे ही डिपेंड करता है, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ बिटवीन दी पोल्स उस पे डिपेंड करता है। तो अब आप देखिए, अगर मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से हो कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन आप जानते ही हैं वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, सपोज इस मैग्नेट को हम लोग लीनियरली काट देते हैं, सपोज इस मैग्नेट को लीनियरली आप काट देते हैं, तो एरिया क्या हो जाता है? एरिया बिकम्स हाफ। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा रह जाता है? हाफ हो जाता है बेटे। ठीक है, अगर इसके दो टुकड़े कर दिए और बीचों बीच अलोंग द लेंथ आपने इसको काटा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स हाफ। व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हुआ तो पोल स्ट्रेंथ हाफ होगी। और जो कल्ला एक मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक, अगर जो पूरा मैग्नेट था उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M था, तो इस आधे पोर्शन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना रह जाएगा? m/2। ठीक है जी, तो पोल स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक मोमेंट रह गया आधे पोर्शन का, दैट विल बी m/2। समझ में आई बेटे बात? नाउ अगर हम इस हाफ पोर्शन, देखिए अगर यही मैग्नेट को आपने लीनियरली ना काट के मिडल से काट दिया होता और दो इक्वल हाफ्स कर दिए होते, इसके मिडल से बीचों बीच आपने इसको काट दिया होता और दो इक्वल हाफ्स कर दिए होते, तो एक किसी भी, देखिए पूरे मैग्नेट का यदि मैग्नेटिक मोमेंट m था तो आधे पोर्शन का मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हैं। हाउ? ऐसा है कि जो हाफ पोर्शन है उसकी लेंथ हाफ होगी लेकिन पोल स्ट्रेंथ वही रही, तो आधे पोर्शन जो मैग्नेट है उसका पोल स्ट्रेंथ कितना हो गया? उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? m/2। दैट मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स m/2। समझ में आई मेरी बात बेटे? अब आप देखिए, इसी मैग्नेट को अगर मैं 4 टुकड़ों में काट रहा होता तो किसी एक टुकड़े का क्या मैग्नेटिक मोमेंट होता वो भी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए इसको पहले मैंने ऐसे काटा फिर लीनियरली काट दिया, तो अब क्या है? एक किसी भी एक टुकड़े की लेंथ भी हाफ है और पोल स्ट्रेंथ भी हाफ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 1/4। द मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स m/4। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का बारे में हमने डिस्कशन किया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। नाउ
नाउ बेटे अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ इसी पे बेस्ड, ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग 2 क्वेश्चंस नाउ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है, ए बार मैग्नेट having length L is turned and made semicircular ठीक है। if the magnetic moment of the bar magnet is m, then find the magnetic moment of the semicircular magnet made from the बार मैग्नेट। ठीक है बेटे, अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। बार मैग्नेट की जो लेंथ थी वो L थी, उससे हमने एक सेमी सर्कुलर मैग्नेट बना दिया। बार मैग्नेट का यदि मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M था तो उस सेमी सर्कुलर मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, दिस इज व्हाट वी वांट टू आस्क। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन हम देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा। अब देखिए बेटा, इस तरह से इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे आप। ये बार मैग्नेट ऐसा सेमी सर्कुलर मैग्नेट बन गया, ये साउथ ये नॉर्थ, ये था बार मैग्नेट, ये साउथ ये नॉर्थ। ठीक है बेटे, और लेंथ जो है वो L है, लेंथ इज L। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। ठीक है बेटे, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। अब जब आपने इसको सेमी सर्कल में बना दिया तो L इज इक्वल टू व्हाट, पाई इंटू R, सो दैट इंप्लाइज R इज इक्वल टू व्हाट, L बाय पाई। अब पोल स्ट्रेंथ तो वही रही, नया मैग्नेटिक मोमेंट M डैश कितना हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ तो उतनी ही रही, इनटू क्या चीज बेटे, लेंथ कितनी होगी 2R, यानी 2L बाय पाई। तो M इंटू L कितना हो गया, कैपिटल M, यानी 2 टाइम्स कैपिटल M बाय पाई, 2 टाइम्स कैपिटल M बाय पाई, यानी 2 टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन पाई। ये हो जाएगा क्या, दिस बिकम्स द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सेमी सर्कुलर मैग्नेट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बार मैग्नेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे। नाउ नेक्स्ट आपके साथ डिस्कशन करूंगा, एक और क्वेश्चन लूंगा। ठीक है बेटे, एक और क्वेश्चन। इफ 2 बार मैग्नेट्स are placed, 2 similar bar magnets, कैसे बार मैग्नेट्स हैं, सिमिलर बार मैग्नेट्स are placed with their south poles coinciding, and magnets make an angle of 60 degree with each other, then find the magnetic moment of equivalent magnet by which the two should be replaced
replaced, should be replaced if the magnetic moment of each bar magnet is क्या चीज, कैपिटल एम। अब आप देखिए बेटा, ये हमारे पास एक मैग्नेट था, बार मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम, ये साउथ ये नॉर्थ, दोनों को कोइंसाइड करा दिया, साउथ का साउथ के साथ, ये मैग्नेटिक मोमेंट एम ऐसे हो गया, एंगल कितना है 60 का। तो इन दोनों की जगह पे एक मैग्नेट से इसको रिप्लेस करना है, इक्विवेलेंट मैग्नेट, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो बाय पैरेललोग्राम लॉ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी m square plus 2m² इंटू कॉस ऑफ 60। कॉस 60 कितना होता है, हाफ, ये कितना आ जाएगा बेटे m टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी कि दोनों बार मैग्नेट्स की जगह पे एक सिंगल बार मैग्नेट लगाया जा सकता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा m√3। ठीक है बेटे, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नाउ बेटा, हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया था। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेट्स, हमने मैग्नेट्स के बारे में डिस्कशन कंप्लीट की थी, और जिसमें कि वी हैड डिस्कस्ड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वी हैव डिस्कस्ड पोल स्ट्रेंथ, और इसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कशन किया था। नाउ देखिए बेटा, अगर हम ये बात जानते हैं कि like poles of a magnet, like poles of magnets repel each other, और बेटा unlike poles of magnets attract each other। तो like poles जो हैं अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए बेटा, ऐसा है कि जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन या रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स निकाली थी, उसी तरह से यहाँ पे बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट वी कैन फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नाउ। अब देखिए बेटा, ऐसा है, हमारे पास दो पोल्स हैं, ठीक है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है m1 और बेटा इसकी पोल स्ट्रेंथ है m2। यहां पे कॉन्सेप्ट है आइसोलेटेड पोल का। बेसिकली वी आर स्टडीइंग नाउ कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, वी आर स्टडीइंग कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। और हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं और इनके ये पोल्स हैं, इसका पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसका पोल स्ट्रेंथ m2 है। ये पोल्स कैसे हैं, आइसोलेटेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड पोल्स? एक्चुअली कूलम ने जो लॉ डिराइव करने के लिए आइसोलेटेड पोल माने थे। आइसोलेटेड पोल मानने का मतलब है कि अगर इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, सपोज इसका भी ये नॉर्थ पोल है, नाउ बेटा इनका जो साउथ पोल है वो बहुत ज्यादा दूर है, तो ये जो है ये एक आइसोलेटेड पोल का काम करता है। यानी कि दूसरे वाले पोल का, अगर दूसरे वाला पोल इन्फिनिटी पे मान लिया जाए तो उसका इस पर कोई असर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, ये तो बात हम मानते ही हैं। तो उसी की बेसिस पे हम लोग ये बात कहते हैं कि ये दोनों पोल्स जो हैं
ये आइसोलेटेड पोल्स हैं, और दोनों पोल्स के बीच में जो दूरी है दैट इज आर। ठीक है बेटा, दोनों पोल्स के बीच में दूरी आर है। नाउ बोथ दी पोल्स द डिस्टेंस इज आर, तो हम लोग इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल सकते हैं। तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी? देखो कूलम ने ये पाया कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर है, प्रोपोर्शनल है फोर्स, और इनवर्स स्क्वायर लॉ भी वैलिड है, वो दोनों बातें यहां पर वैलिड हो गई। कैसे? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द पोल स्ट्रेंथ्स। ठीक है बेटा, that is equal to the that is proportional to the product of the pole strengths, and it is inversely proportional to the square of the distance between the two poles। ठीक है, ये inversely proportional है to the square of distance between the two poles। तो ये फोर्स की proportionalities हमें पता है। तो फोर्स जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, that is proportional to product of pole strengths इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटा देंगे, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? दैट इज एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फोर्सेस भी जो है मटेरियल डिपेंडेंट हैं, यानी कि मीडियम डिपेंडेंट हैं। तो बीच में दोनों पोल्स के क्या मीडियम है, उस हिसाब से जो फोर्स है वो वेरी कर जाएगी दोनों पोल्स के बीच में। मीडियम चेंज करने पर जो फोर्स बिटवीन दी पोल्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट विल चेंज। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे भी है म्यू नॉट ओवर 4 पाई। म्यू नॉट यू नो दैट इट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये परमेबिलिटी है फ्री स्पेस यानी एयर या वैक्यूम की। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इनटू बेटा क्या चीज? m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। So this is the force between the two magnetic poles, ठीक है, of a magnet। ठीक है, ये फोर्स या तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए ये हमने कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म डिस्कस किया, जिससे कि हमें फोर्स का आइडिया मिला। अब हम लोग एक बात की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। नाउ देखिए बेटा, नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में यदि बात किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? ये फैराडे लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, दैट डिपिक्ट द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन ए पर्टिकुलर रीजन। बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जहां तक एक मैग्नेटिक मटेरियल, अगर हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है, उसका असर एक लिमिटेड रीजन तक है। जिस रीजन तक उसका असर है दैट इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो रीजन है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो बेटा अगर मेरे पास एक ये मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, मुझे इसकी फील्ड लाइंस बनानी हो, मुझे इसकी फील्ड लाइंस बनानी हो, तो ये फील्ड लाइंस किस तरह से बनेंगी ये आपको समझा दूं। बेटा फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग क्या रखते हैं? नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल रखा जाता है। वो जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगती है वो डायरेक्शन होती है फील्ड की डायरेक्शन। अगर बेटा एक नॉर्थ पोल में यूनिट नॉर्थ पोल इधर रखूं तो व्हाट विल हैपन? इट विल मूव लाइक दिस। तो ये एक फील्ड लाइन हो गई। नाउ इसी तरह से बेटा यहां से अगर मैं ये फिर दोबारा नॉर्थ से देखूं तो ये फील्ड लाइन हो गई। अगेन यहां से बेटा द फील्ड लाइन विल बी लाइक दिस। यहां से द फील्ड लाइन from north to south will be like this। यहाँ से फील्ड लाइंस आर मूविंग आउटसाइड। ठीक है, और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है दे आर एंटरिंग। ठीक है बेटा, ये फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं। ये फैराडे लाइंस हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। अब यहाँ देखिए ये फील्ड लाइंस में, ठीक है बेटा, यहाँ पे और आई कैन शो सम फील्ड लाइंस एक्स्ट्रा हियर आल्सो आई कैन शो सम फील्ड लाइंस। ये कुछ फील्ड लाइंस और। साउथ जो है वो कन्वर्जिंग पोल है, क्योंकि सारी फील्ड लाइंस इस पर एंटर करती हैं। और इनसाइड क्या है फील्ड की पोजीशन? इनसाइड द फील्ड लाइंस आर, ये बेटा ये डायरेक्शन में दिखा दूं, इनसाइड द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये डायरेक्शन है, क्योंकि क्लोज्ड कर्व्स हैं तो इनसाइड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
तो बेटा ये फील्ड लाइंस हैं, साउथ पोल कन्वर्जिंग है क्योंकि सारी फील्ड लाइंस इस पर जाकर मिल रही हैं, नॉर्थ पोल डाइवर्जिंग पोल है क्योंकि सारी फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही हैं। सो ये, और फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स कैसे हैं, ये नॉर्थ से निकल रही है फील्ड लाइन और इनसाइड दी मैग्नेट कैसे जा रही है, साउथ टू नॉर्थ है डायरेक्शन। तो ये इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई हैं टू डिपिक्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ड्यू टू ए बार मैग्नेट टू डिपिक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये हमने क्या बनाई है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई है, मैंने आपके सामने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई हैं। इज इट क्लियर? अब आप देखिए बेटा, ये जो है ये मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है। नाउ ये हमें दिस डिपिक्ट्स व्हाट, मैग्नेटिज्म, ये हमें मैग्नेटिज्म दिखा रहा है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं। मैग्नेटिक लाइंस की कुछ खासियतें हैं, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी ज्यादा हों, बहुत क्राउडेड हों, वहां पर क्या होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं, वो न्यूट्रल रीजन होता है, वहां पर न्यूट्रल पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। और न्यूट्रल पॉइंट हमेशा न्यूट्रल रीजन में ही लाई करता है, जहां पे कि दो मैग्नेटिक फील्ड या तो कैंसिल कर रही हो या मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हो ही नहीं। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। इसका क्या रीजन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हाई दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, बिकॉज ऐसा है कि अगर मान लीजिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, जैसे ये मैग्नेट था, ये साउथ, ये नॉर्थ, मान लीजिए ये एक फील्ड लाइन थी और दूसरी ये फील्ड लाइन थी, ये फील्ड लाइन यहां पे क्रॉस कर गई, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक नॉर्थ पोल रख रहा हूं तो वो एक साइमल्टेनियसली यहां भी जा रहा है और साइमल्टेनियसली यहां भी जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक पोल की एक पॉइंट पर दो पोजीशन में जाने की टेंडेंसी कहां से पॉसिबल है? इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अच्छा बेटा, जैसे अगर दो मैग्नेट्स हों और दोनों के नॉर्थ पोल सामने रख दिए जाएं, सपोजिंग हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं और दोनों के नॉर्थ और नॉर्थ पोल आमने सामने रखे जा रहे हैं, जैसे कि ये देखिए बेटा, ये एक नॉर्थ, ये साउथ, और दूसरा ये नॉर्थ, ये साउथ। इनमें से जिसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी नेचुरली वो डोमिनेट करेगा, इट विल डोमिनेट। ठीक है बेटा, और जिसकी पोल स्ट्रेंथ कम होगी वो कम डोमिनेट करेगा, इट विल नॉट डोमिनेट टू दैट एक्सटेंट। अब आप देखिए, ये पोल स्ट्रॉन्ग पोल है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल हैव ए ग्रेटर इफेक्ट, ठीक है, ऑन द सेकेंड वन। ठीक है बेटा। अब ये देखिए, और ये पोल कमजोर है, ये फील्ड लाइंस आपस में रिपेल करेंगे बेटा, ये दे वोंट बी टचिंग और अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे विल बी रिपेलिंग। क्योंकि ये पोल कमजोर है तो इसकी फील्ड लाइनें ज्यादा नजदीक पर ही रिपेल हो जाएंगी, इसका असर ज्यादा होगा और कहीं न्यूट्रल पॉइंट इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेगा, कहीं बीच में ये न्यूट्रल रीजन आ जाएगा, यहाँ पे कहीं न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा जहां पे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट इसके मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट को कैंसिल करेगा। सो ये रीजन हमारा यहां पर इस तरह से न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। दिस विल बी द एग्जिस्टेंस ऑफ ए न्यूट्रल पॉइंट। तो इस तरह से वी कैन थिंक ऑफ मल्टीपल सिचुएशंस wherein we can see that where are the neutral points that will be existing, कहां कहां neutral points का existence जो है वो possible है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम multiple situations बना सकते हैं, we can think of multiple situations। अब आप देखिए, ये तो हमने बात करी मैग्नेटिज्म की। नाउ बेटे, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। हमने देखा कि पोल स्ट्रेंथ क्या है,
basically we have seen pole strength, we have seen the force between two like poles and unlike poles, that is called Coulomb's law of magnetism से हमने वो force calculate की थी. Force, magnetic forces आपको बताया मैंने, they are medium dependent. अगर बीच का medium आप change कर देंगे तो magnetic force भी change हो जाएगी. जो बीच में medium मतलब जो magnetic field को support कर रहा है medium, वो change कर देंगे. Now magnetic field intensity के बारे में बात करेंगे. We will talk about magnetic field intensity. देखिए बेटा, magnetic field intensity. Now what is magnetic field intensity? इसके बारे में अगर बात करें आपसे तो देखिए, the force per unit test pole, the force per unit test pole is called magnetic field intensity. ठीक है, the force per unit test pole, the force per unit test pole is defined as magnetic field intensity, is defined as magnetic field intensity. Now आपने किसी भी जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहां पर आप एक यूनिट नॉर्थ पोल रख देंगे या कोई टेस्ट पोल रख देंगे, और डायरेक्शन उस नॉर्थ पोल के मोशन से, फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? जो मोशन होगा उस नॉर्थ पोल का. और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट टेस्ट पोल पर यूनिट टेस्ट पोल. ठीक है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कहते थे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कहते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल. अब आप देखिए कैसे, मैं आपको समझा दूं. देखिए बेटा, ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल और इसकी पोल स्ट्रेंथ है m. इस पॉइंट पर हमने r दूरी पर we want to find out the magnetic field intensity. इस पॉइंट पर we want to find out the magnetic field intensity. तो आपने यहाँ पे एक नॉर्थ पोल टेस्ट पोल रखा जिसका की पोल स्ट्रेंथ कितना था? m0. और वो जिस डायरेक्शन में जाएगा that is the direction of the magnetic field. ठीक है बेटा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे जो यूनिट नॉर्थ पोल आप रखोगे वो कैसे जाएगा? इट विल बी ट्रैवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट पोल पर यूनिट टेस्ट पोल, दैट इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल, that is F by m naught, that is equal to F by m naught. ठीक है बेटा, अब देखिए फोर्स क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच में. कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के हिसाब से जो फोर्स है F is equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई m इंटू m नॉट बाई r स्क्वायर. ठीक है बेटा, ये फोर्स हो गई. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट B vector magnitude is equal to force per unit test mass, that is mu naught over 4 pi into m by r square. mu naught over 4 pi into m by r square. तो एक मैग्नेटिक पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है उससे r दूरी पर आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई? म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू m बाई आर स्क्वायर. ये हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. नाउ बेटा, जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड है. यानी कि अगर एक से ज्यादा पोल्स के कारण कहीं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, देन the magnetic field intensity at that point will be equal to the vector sum of the field intensities due to the individual poles, due to all the poles. ठीक है बेटा, तो यानी कि अब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बताऊंगा. ये देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
सुपरपोजिशन बेसिकली ये कहता है कि अगर हमारे पास कई सारे पोल्स हों, जैसे ये नॉर्थ, ये M1, ये M2 है ना, और सो ऑन, बेटा इनके कारण इस पॉइंट पे ऐसे ऐसे करते करते M1 इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी, ये पॉइंट P पर, ये R1 दूरी पर है, R2 दूरी पर है, Rn दूरी पर है, इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस करते करते Bn वेक्टर। ठीक है बेटा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस सो ऑन, वेक्टर सम हो गया B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस सो ऑन करते करते Bn वेक्टर। नाउ बेटा अब ये वेक्टर सम है, दिस इज व्हाट वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब हम बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ही यूज करते हुए, इसी रूल को यूज करते हुए, वी विल बी डिराइविंग एक्सप्रेशंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पॉइंट and on the equatorial point. In दो points पे we will be finding the magnetic field intensity on the axial point of a magnetic dipole and on the equatorial point of a magnetic dipole. देखिए बेटा, now magnetic field intensity on a axial point of a magnetic dipole, on a axial point of a magnetic dipole। अब देखिए बेटा, इसको मैं निकालूंगा आपके सामने एक्सियल पॉइंट पर। ये हमारे पास देखिए बेटा, ये एक बार मैग्नेट भी क्या है, इट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल ओनली। बार मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। इसकी लेंथ बेटा 2L है, इसकी लेंथ कितनी है, 2L है, और जो पोल्स हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ है M, लेट अस से द पोल स्ट्रेंथ इज M। एक्सियल पॉइंट कौन सा हुआ, जो इसकी लाइन जॉइनिंग पर लाई करता है, यानी इन साउथ और नॉर्थ को टच करता हुआ, और ये जो है ये एक्सिस है इस डाइपोल का, इस पर जो पॉइंट लाई करेगा इस लाइन पर, दैट इज द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। वो कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है डाइपोल का। आप देखिए बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस। मिडल से आप पॉइंट P पकड़ लीजिए, जहां पे कि आपने क्या निकालनी है, पोल स्ट्रेंथ, और ये लेट से दूरी R पर है, दिस इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। तो इस पॉइंट P पर आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा ये मिडल पॉइंट है जहां से R दूरी मैंने ली है, ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोल बिकम्स R minus L, और ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोल will become how much, R plus L, that will become how much, R plus L। ठीक है बेटे, अब इस नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ऐसे, रिपल्शन बेटा, इसको मैं कह देता हूं B1, और इस पोल के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, दैट विल बी टूवर्ड्स दिस साइड, बिकॉज साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल रखोगे तो इट विल गेट अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड, दैट इज द साउथ पोल और द सेकंड पोल, तो ये B2 हो गया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर क्या होगी, B1 माइनस B2, B1 बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि ये नजदीक है, ये पोल P पॉइंट के नजदीक है, तो इसकी फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और इस पॉइंट की, इस वाले पोल की फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर कम होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालनी है एक्सियल पॉइंट पर,
नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने एक्सियल पॉइंट पर निकालनी है। तो देखो बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट, B1 माइनस B2, दैट विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू M बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस B2 है, माइनस म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू M बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये देखिए बेटा, ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू M इंटू 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू M इंटू डिनोमिनेटर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटे 4RL, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पर अब जो फील्ड है वो मैं यहां वर्कआउट करूंगा। तो B एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट, देखिए लिखने का ढंग देखिए, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू M इंटू 2L इंटू M इंटू 2L, ठीक है बेटे, इंटू 2R बाई क्या चीज, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, अब बेटा M इंटू 2L क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, सो दैट विल बी 2mr, तो दिस विल बी 2 टाइम्स mr बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब यदि R बहुत बड़ा होगा L के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो ये डिस्टेंस है दैट इज फॉर ए शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, ये तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड आई ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ लेंथ 2L। अगर हमारे पास एक शॉर्ट डाइपोल हो, शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ठीक है बेटा। तो फॉर ए शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, नाउ देखिए बेटा, फॉर ए short magnetic dipole that is R is very very greater than L, then the B axial यानी कि फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट विल बी इक्वल टू, देखो बेटा ये नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर ओनली, तो नीचे R की पावर 4 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्सियल पॉइंट पर फील्ड विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2mr बाई R की पावर 4, ठीक है बेटा, बिकॉज R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, सो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर ओनली। तो यहां से आपके पास ये एक्सप्रेशन आया। अब आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं बेटा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब, इंटू 2m बाई आर क्यूब, ये आई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए short dipole, ठीक है बेटे, at an axial point due to a short dipole, that is B axial is equal to mu naught over 4 pi into क्या चीज बेटे 2m by r cube into 2m by r cube, this is for a short dipole। अब आप देखिए ये हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली शॉर्ट डाइपोल, और दूसरा एक्सप्रेशन निकाला फॉर ए डाइपोल हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ, सर्टेन लेंथ, उसके लिए हमने ये निकाला। ये दो एक्सप्रेशंस दे आर आइडेंटिकल टू द एक्सप्रेशंस दैट वी हैव वर्कड आउट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, बस फर्क इतना था वहां पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी ले रहे थे, ठीक है। तो आइडेंटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने आया। अब ये दोनों एक्सप्रेशन मैं रब कर दूंगा, ठीक है बेटे, आपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन निकालूंगा दैट इज एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। नाउ एक्सियल पॉइंट पे तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिया। नाउ आई विल फाइंड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट,
ठीक है बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप देखिए कैसे, ये जो डाइपोल है इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, दैट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट मार्क कर दिया, ये रहा। ठीक है बेटा, ये जो दूरी है इसकी सेंटर से ऑफ दिस यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैंने बना दिया, ये देखिएगा, ये जो है दिस फ्रॉम दिस the point P, the equatorial point is at a distance r from the center of the perpendicular distance from the center of the dipole is r। तो ये पॉइंट जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो ये कैसा पॉइंट हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो अब देखिए, ये साउथ पोल के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी लाइक दिस, B1 लेट्स से। नॉर्थ पोल के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बेटा ऐसे होगा। ठीक है, अब ये L है, ये R है, तो ये साइड होगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये साइड होगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसी तरह से ये साइड भी कितनी होगी बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये दोनों यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो बेटा अब ये एंगल यदि मैं थीटा कहता हूं तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि पोल स्ट्रेंथ सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B1 और B2 कैसी होंगी, सेम होंगी। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर, लेट्स से दैट इज B। ठीक है, लेट्स से दैट इज B। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ठीक है, सच दैट इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है बेटा, इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, और यहाँ से ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया, ताकि हम इन वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दें। तो ये कितना है, ये भी B है और बेटा ये भी B है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड सेम है, बिकॉज डिस्टेंस सेम है और पोल स्ट्रेंथ सेम है। तो ये B और ये B, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना, B cos थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर B sin थीटा। अब उसी तरह से आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना, B cos थीटा, और इधर कितना, B sin थीटा। ठीक है बेटा, अब B sin थीटा कैंसिल, नेट क्या हो गया, B cos थीटा प्लस B cos थीटा, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट फील्ड हो गई दैट इज 2B इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट इज 2B इंटू कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, दैट इज 2B cos थीटा। अब आपने इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप देखिए बेटा, दिस विल बी 2 इंटू B कितना हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, वैल्यू डालेंगे B के, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू क्या चाहिए बेटे, M अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटे, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए ये वाला, तो कॉस थीटा में कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटे, L ओवर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L ओवर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब आप देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू M इंटू बेटा 2L ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या चीज, 3/2। नाउ पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M अपॉन क्या चीज, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या चीज, 3/2।
आप देखिए डायरेक्शन की यदि बात करें तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक मोमेंट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होती है, और एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन पैरेलल होती है टू दी मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है बेटे, बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन। अब अगर ये डाइपोल स्मॉल होता फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, ठीक है बेटा, शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल के लिए R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, सो इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू m बाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, दैट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू m बाई आर क्यूब। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास, ये हमने डिस्कशन कर दिया मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल at a axial point and a equatorial point.